बच्चों इसमें देखो क्वेश्चंस किए थे सबने? नहीं, चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो वैसे ये जो है जनरल फार्मूला ना लगा करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है नहीं। चलो देखो एक क्वेश्चन पर आता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको अगर फार्मूला याद नहीं रहता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है नहीं, ये नीचे वाला भी आपको फार्मूले से अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर रिजॉल्व करके सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है नहीं। जैसे ये देखो आप इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो एक तो आप फार्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायपोल के साथ। ये अच्छा ये एंगल तो हमने दिखाया नहीं हुई, ये एंगल था, लोग क्वेश्चन भी नहीं करते हो ना आप पूछते हो, भाई ये क्वेश्चन किसी ने नहीं देखा। इसमें एंगल भी हमें दिखाना था, ये एंगल मान लो हमने ले लिया कितना 37 डिग्री ले लिया, ठीक है नहीं। तो इस क्वेश्चन को एक तो आप फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये था कि एंगल कितना आपको 37 दे रखा है, डायपोल मोमेंट P दे रखा है, डिस्टेंस आपको ये दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, देखो ये इस तरह से, ये डायपोल को अगर मान लो आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो उस कंडीशन में ये डायपोल मोमेंट P दे रखा है, इसको रिजॉल्व कर दो आप, इस डायपोल को रिजॉल्व कर दो। हमें इस पॉइंट पे निकालना है, एक पॉइंट आपके पास है, कोई दे रखा है, इसको रिजॉल्व कर दो। एक तो वही नहीं एक कंपोनेंट हम क्या करते हैं, इसके अलॉन्ग ले लेते हैं, ये इस तरह से। ये P को, ये एंगल कितना हमारा 37 है, तो इसको रिजॉल्व कर दो। इधर कितना आ जाएगा P cos 37 और इधर आ जाएगा P sin 37 आ जाएगा। तो अब आपको फार्मूला याद है नहीं, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस वाले डायपोल की ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, एक्सिस पे, एक्सिस पे पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, देखो इसकी वजह से यानी E पैरेलल करके आप निकाल लो, ये E पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन K लिख दिया मैंने उसको। और आप देख रहे हैं कि 2P अपॉन आपके पास R³ होता है, ये डिस्टेंस आपको कितनी ये दे रखी थी, ठीक है नहीं। तो 2P sin 37 अपॉन आपके पास किसके R³, दैट इज आपके पास A³ आ गया। ये A³ आ गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं E पैरेलल वाला कंपोनेंट आपका ये इस तरह से आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे, इसको थोड़ा चाहें सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि sin 37 कितना हो गया, 3/5 हो गया, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6P अपॉन आपके पास 5A³। ये इस तरह से पैरेलल कंपोनेंट निकल करके आ गया। अब आप परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाल लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा K। और आप देखें, देखो इसके इस वाले कंपोनेंट के ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो क्या होता था P अपॉन R³, तो P cos 37 अपॉन आपके पास R³, दैट इज आपके पास A³ आ गया। cos 37 कितना 4/5 होता है, तो आप देखें 4P/5 A³, ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा निकल करके, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर आएगा, ये पैरेलल इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डायपोल की डायरेक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन क्या होती थी, अपोजिट डायरेक्शन में। ई परपेंडिकुलर हमारा इधर आ जाएगा, तो आप डायरेक्शन भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ई नेट कितना आ जाएगा √E पैरेलल का स्क्वायर प्लस आपके पास E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। E पैरेलल कितना हो गया, ये भी हमने निकाला, तो 6/5 KP अपॉन आपके पास A³, इसका होल स्क्वायर और प्लस ये कितना आ जाएगा 4/5 KP अपॉन आपके पास किसका आ जाएगा A³, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब देखो KP अपॉन A³, ये बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर के अंदर कितना आएगा 6 6 या 36 आ जाएगा, और प्लस 4 4 या कितना आ गया 16, 36 और 16 कितना हो गया 52। तो ये आप देखेंगे √52
अपॉन आपके पास 5 और के पी अपॉन आपके पास ए, ये आपके पास आंसर निकल करके आ जाए। तो आप इसको, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं रहता है वैसे सिंगल वाले में, तो आप इस पे फार्मूले से भी कर सकते हो, इसको रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये आपको इधर कहीं ऐसे मिलेगी, जाकर ई नेट आपके पास इधर की तरफ आ जाएगा। समझ में आया? अब जैसे मान लो हमने क्वेश्चन आपको 2 वाला दिया था, अब ये ट्राई करना सब लोग, भाई तुम लोग क्वेश्चन करके नहीं दिखाते हो। ये मान लो हमने ए, ये भी ए, ये आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पर एक डायपोल आपके पास ये था पी और एक इधर था। अब हमें इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपको करना क्या, देखो इसको पी को रिजॉल्व करना, क्योंकि ये 2 दे रखे हैं और एनी पॉइंट, तो आप अगर फार्मूला डायरेक्ट बार लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करिए, ये कितना 45 हो जाएगा, तो इधर आएगा ये पी कॉस 45 और इधर आएगा पी साइन 45। इसी तरह से इसको रिजॉल्व कर देंगे, इधर आएगा पी कॉस 45, ये 45 एंगल होगा, बाइसेक्ट करता है, और इधर की तरफ आपके पास कंपोनेंट आएगा पी साइन 45। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो जाएगी, इस वाले की वजह से ये ई पैरेलल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन आपके पास इधर हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके डायपोल के अपोजिट होती है, और इसकी वजह से डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ये तो आप देख रहे हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगी। तो आप इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करना सब लोग क्वेश्चन, तो ये चाहे तो आप फार्मूला लगा लो, चाहे रिजॉल्व करके सॉल्व कर लिया करो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे आपको फार्मूला फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा देखो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाया करो सब लोग। अब देखिए आप इसमें बच्चों लाइव क्लास ही करूं या फिर वीडियो बना, क्योंकि लाइव क्लास में ये होगा कि जितनी देर मैं लिखूंगा फिर तुम लोग भी लिखते रहोगे, तो वो टाइम ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब होगा। अभी मैं सोचता हूँ कि वीडियो बना के डाल दूँ, अगर मान लो दिक्कत होती है तो मैं लाइव क्लास भी कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है, जैसा करना वो बता देना, तो उसी हिसाब से मैं इसमें कर दूँगा। ठीक है नहीं, क्योंकि अब लाइव क्लास में ये होता है कि जितना टाइम मैं लिखूँगा फिर उतना ही टाइम तुम लोग लिखने में लगाते हो, बहुत कम हो पाता है, फिर ज़्यादा उसमें वो नहीं पाएगा, और इतना ज़्यादा तुम लोग क्वेश्चन भी पूछ नहीं पाते हो। वैसे अलग से क्वेश्चन पूछ लिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे तो। ठीक है नहीं, अगर कहोगे तो मैं लाइव क्लास कर दूँगा, वरना तो ये वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये आप कर सकते हो इसमें आसानी से। चलो अब देखो हम इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे इसमें देखिए आप, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल पढ़ लिया, और नेट डायपोल मोमेंट भी निकालना हमने पहले सीख लिया। अब देखो आप इसमें नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है नहीं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको टॉर्क निकालना है, बर्डन निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास इस तरह से आई हुई है। बोर्ड में भी आपको दे रखा है, कॉम्पिटिशन में भी है, तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको 11th इसमें आती होगी, क्योंकि इसमें रोटेशन, मोशन, SHM, ये चीज़ें वैसे तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अब पूरा तो मैं 11th नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज़ें समझनी है तो थोड़ा सा 11th भी आपको इसमें आना चाहिए, तभी आपको ढंग से ये समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ 11th वाला पोर्शन भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्वेश्चन आपके अच्छे तभी बनते हैं। इक्विलिब्रियम वाली भी कहानी बन जाती है, इक्विलिब्रियम तो हम पढ़ा चुके हैं आपको, इक्विलिब्रियम वाली कहानी बनेगी। रोटेशन मोशन आपको तो आना चाहिए कि टॉर्क किस तरह से लगता है, और फिर आपके पास SHM के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है,
तो अगर मान लो आपको ये चीज़ें आती होंगी तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा अच्छे पे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर तो मैं कोशिश करता हूँ देखो समझाने की, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। जैसे ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये इस तरह से, इसमें एवरी पॉइंट पे ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन सब कुछ पढ़ाई थी, तो इस तरह से हमने दिखाया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दे रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है, ये मान लो हमने आपसे कह दिया डायपोल है और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, या दूसरी सिचुएशन हमने ये दिखा दी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल ये रखा हुआ है, इधर हमने प्लस क्यू दिखा दिया, इस पर हमने माइनस क्यू दिया। तीसरी सिचुएशन हमने ये दिखा दी, अब इसमें रोटेशन की कहानी थोड़ी सी आ जाएगी, वैसे तो आपको थोड़ा सा अगर आता होगा टॉर्क वाली कहानी तो आप समझ सकते, तभी ये चीज़ें आपको ढंग से समझ आएंगी। वैसे मैं कोशिश करता हूँ चलो आपको बताने की, ये माइनस क्यू चार्ज और ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ये हमारे पास तीन सिचुएशन हमें डायपोल की दे रखी है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरह से हम दिखाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, एक तो ये सिचुएशन में रखा है, एक ऐसे रखा है, एक एनी पोजीशन में हमने दिखा दिया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में अगर हम देखते हैं डायपोल पर, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये ई है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला पढ़ा था, ई इक्वल टू आपके पास एफ अपॉन क्यू होता है, तो यानी फोर्स अगर किसी क्यू इंटू आपका सी के इक्वल होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको फोर्स अगर दिखाना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमने आपको बताया था कि एफ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो अच्छा पहले ये समझा दो फिर मैं बताता हूँ। एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, हमने आपको बताया प्लस साइन है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे तो आप देख रहे हैं फोर्स इधर की तरफ लगेगा क्यू इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आता है, ये हमने आपको बताया था एफ इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। इसका मतलब ये होगा कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और आप देखेंगे एफ इक्वल टू आपका क्यू इंटू ई ये आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि देखो इस वाले ये डायपोल पे अगर नेट फोर्स आपसे पूछा जाए तो एफ नेट इस वाले डायपोल पे कितना होगा, 0। इस पर आप देख रहे हैं क्यू ई फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो इस पे क्यू ई इधर इस वाले चार्ज पे लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले चार्ज पे अगर देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पर आप देख रहे हैं कि एफ इक्वल टू आपके पास क्यू इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज पे आप देख रहे हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू आपके पास क्यू इंटू ई। इस केस में भी आप देख रहे हैं कि इस पर फोर्स इधर, इस पर इधर, तो डायपोल पे नेट फोर्स कितना हो गया, इस वाले डायपोल पे भी आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स क्या है, 0 है। इस केस में अगर हम देखते हैं एफ पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो एफ इक्वल टू आपका क्यू इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो एफ इक्वल टू आपका क्यू इंटू ई आ गया। इस वाले डायपोल पर भी आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स कितना होगा, इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पर 0 है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, ऑलवेज 0 के इक्वल होता है, ठीक है नहीं। नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब आप देख रहे हैं कि देखो अब टॉर्क की अगर तुम थोड़ी सी कहानी अगर जानते हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, तो टॉर्क होता था क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, जिसके बाद रोटेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लो हमने आपसे कह दिया कि इस पर ये पॉइंट है और ये मान लो इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ओके अबाउट इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है एफ इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं कि टॉर्क क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। ये इस तरह से आप देखेंगे, अगर मान लो ये डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक आर दिखा दी, तुम्हें अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो ये हमने एंगल कितना हमने थीटा इस तरह से ले लिया, तो ये एंगल भी कितना थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मान लो हमने इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी होती तो आर साइन थीटा के पास ही आ गया। ये रोटेशन मोशन में आपने पढ़ा होगा टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, एफ इनटू आपके पास आर साइन थीटा, या कभी कभी ऐसे भी दिखा देते परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आपके पास रोटेशन एक्सिस डिस्टेंस, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो यानी टॉर्क आपके पास ये फार्मूला होता था एफ आर साइन थीटा, या टॉ इक्वल टू आपने पढ़ा था कि आर क्रॉस एफ के इक्वल, अगर थोड़ा सा याद हो तुम लोगों को, ये टॉर्क का आपने फार्मूला पढ़ा था। अब अगर मान लो हमने आपसे कह दिया कि अगर फोर्स क्या है ऐसे लगाया था, अच्छा अगर मैं फोर्स ऐसे लगा देता, तो आप देख रहे हैं इस फोर्स ऐसे अगर मैं इस पर लगाता, अगर मान लो ये रोटेशन पॉइंट ये इसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है, और अगर मैं इस पर फोर्स इस तरह से अप्लाई करता,
तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, रोटेशन पॉइंट से ही पास हो रही है। रोटेशन पॉइंट से पास हो रही है तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ से 0 हो गई, या हम कह सकते हैं थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, आर और एफ के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स के बीच का आपके पास एंगल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, रोटेशन पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो गया तो हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो आर और एफ के बीच का एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो अगर इस पॉइंट से आर दिखाएंगे तो आर भी इधर ही हो गया और आप देख रहे हैं एफ भी इधर हो गया। इसका मतलब थीटा 0 आ गया तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में आप समझ सकते हो, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर रोटेशन पॉइंट से पास हो रही तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। समझ में आया। अब देखो वही चीज़ हम देखते हैं, अगर मान लो इस पर फोर्स भी लग रहा है तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लो हमने कह दिया इस पॉइंट के और रोटेशन हो रहा है, चाहे कोई पॉइंट आप इसमें इस तरह से दिखा सकते हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो इस पर आप देख रहे हैं कि नेट टॉर्क क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो रोटेशन पॉइंट ये है तो आप देख रहे हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन रोटेशन पॉइंट से पास हो रही, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी रोटेशन पॉइंट से पास हो रही, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है कि ये डायपोल क्या रोटेट नहीं कर रहा है, या कोई बॉडी जो होगी वो रोटेट नहीं कर रही है, और टॉर्क लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, रोटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस पर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस वाले पे देखेंगे, यानी दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रही है, एक दूसरे कैंसिल कर रही है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क भी क्या हो गया, यहाँ पर 0 के इक्वल हो गया। तो नेट टॉर्क जो है वो भी क्या है, 0 के इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर टॉर्क 0 नहीं होगा, यहाँ नेट फोर्स तो कितना है, एफ नेट फोर्स तो क्या है, 0 के इक्वल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि नेट टॉर्क क्या है आपके पास, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये फोर्स और ये फोर्स, इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये दोनों रोटेट करवा के इसको इस तरह से लेकर के आ जाएंगे। तो इसमें नेट टॉर्क 0 नहीं है और नेट फोर्स 0 है। तो ये तुमने रोटेशन मोशन में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मान लो, अब इसमें चीज़ें ध्यान दो, अब ये रोटेशन मोशन में पूरा कंसेप्ट है बहुत सारा, अब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर यूज होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है नहीं। तो अब ये देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो कहो तो मैं तुम्हें लिखवा भी दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं हो, पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर मान लो किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर 0 नहीं है, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो हमें खाली टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है कि फोर्स, तो आप देख रहे हैं कि नेट टॉर्क जो होगा वो आपके पास, अगर नेट फोर्स आपका 0 है, नेट फोर्स आपका 0 है, तो उस कंडीशन में आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसमें ये देखो आप कि दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर मान लो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है नहीं, कैंसिल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा, नेट फोर्स भी 0 होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0, लेकिन इस केस में नेट टॉर्क और नेट फोर्स आपके पास 0, नेट फोर्स तो 0 लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। पहली बात क्या है कि अगर मान लो किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि नेट टॉर्क 0 होगा। नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है, इस केस में 0 है और इस केस में 0 नहीं है। नेट फोर्स आपका 0, अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है नहीं। ये पॉइंट्स हैं, लिखते चले जाओ, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ये बहुत जगह जरूरत पड़ेगी अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है। तो इसमें देखो ये पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी, इफ नेट फोर्स 0, एफ नेट 0, देन ये, क्योंकि अभी 2-3 जगह यूज होगा 12th में भी, इसलिए ये पॉइंट अभी लिख लो। जब मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे चल कर, तब वहाँ पर भी हम इसका यूज करेंगे, जब थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊंगा इसमें। चलो इसी से समझाता हूँ। इफ नेट फोर्स 0 देन नेट टॉर्क, ये याद कर लेना ये पॉइंट, नेट टॉर्क नेट टॉर्क may or may not be 0। तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इफ, अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नेट टॉर्क 0, इफ एफ नेट 0 एंड नेट टॉर्क 0, then the body will be in rotational equilibrium। इक्विलिब्रियम हमने पहले पढ़ा था, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है,
अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो वो आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा 11th में। नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि बॉडी क्या होती है, हमारी इक्विलिब्रियम होती है। ये आपको अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा आपको क्या है। और ये अभी दो जगह आगे यूज होगा, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर नहीं आपने पढ़ा हो 11th में तो इसको रट लेना, क्योंकि ये काम आएगा बहुत। अगर मान लो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो, ना तो बॉडी चल रही हो, नेट फोर्स जीरो होगा तो चलेगी नहीं, और नेट टॉर्क जीरो होगा तो घूमेगी भी नहीं। तो बॉडी ना तो घूम रही है ना चल रही है, तो उस कंडीशन में बॉडी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो, देन द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है। वैसे 11th में 2 जगह काम आया होगा, एक तो रोटेशन मोशन में, एक एसएचएम में। तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे पता ही नहीं है। तो इफ नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो, देन द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो तीसरा पॉइंट, अगर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो एक बात होती है कि अगर नेट फोर्स जीरो हो किसी बॉडी पर, तो नेट टॉर्क जो होगा वो दुनिया के एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, हर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने आपसे कह दिया इफ एफ नेट जीरो, देन नेट टॉर्क अबाउट each and every point, about each and every point will be same। अगर मान लो किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, पहली बात तो आप देखें नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो तो इक्विलिब्रियम है। ये एम्स में एक बार, शायद AIPMT में क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि आपका हमने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम होता है, तो इक्विलिब्रियम आपको स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हमने समझाए थे। तो आपसे ये इस तरह से डायपोल रख दिया था, उन्होंने पूछा था कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये समझ लो, अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। और अगर मान लो नेट फोर्स जीरो है तब आपके पास नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर मान लो नेट फोर्स जीरो है, देन नेट टॉर्क अगर जीरो हो गया तब तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तब नेट टॉर्क जो होगा अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। कोई सा भी पॉइंट ले लो, दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, सेम निकल करके आएगा। कहो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन टाइम खराब होगा बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया ये रॉड है और इसकी लेंथ मैंने L ले ली, थोड़ा समझा देता हूँ। इस पर फोर्स हमने F दिखाया है, इस पर, और इस पर फोर्स F दिखाया है। तो आपने देखा कि इस वाली बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कई सारे पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। हम पहले तो मिड पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि L/2 डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये भी देखो L/2 हो गई। अब मैं नेट टॉर्क निकालता हूँ, तो देखो अब टॉर्क की डायरेक्शन आप कैसे निकालते थे, याद करो। यानी अगर मान लो जो बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे मान लो इस पर टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे घूमेगी, तो फिंगर्स का कल इसके रोटेशन की डायरेक्शन में रख दो। तो थंब जो होता है वो क्या करता है, टॉर्क की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा भाई, ये चीज़ सीख लो, ये बहुत काम आने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसे घूमेगा, तो घूमने की डायरेक्शन में फिंगर्स के कर्ल को रख दो। जो मुड़ी उंगलियां हैं वो क्या है, इसके रोटेशन की डायरेक्शन रख दो। थंब जो होगा वो क्या करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट हमने O ले लिया, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालता हूँ, तो देखो टॉर्क अगर मैं इसके अबाउट फाइंड करता हूँ, तो देखिए आप इसमें ये इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे। अब ये देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालना है, इस पे फोर्स ये लग रहा है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, F × L/2। और इसकी डायरेक्शन ये इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इसके अबाउट, तो ऐसे घूम रहा है। तो टॉर्क क्या है, अंदर की तरफ है, तो मैं क्रॉस करके ऐसे दिखा देता हूँ। प्लस इसकी वजह से देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, F × L/2। ये भी इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाएगा, तो फिंगर्स के कर्ल इसके घूमने की डायरेक्शन रख दो। थंब क्या करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। तो टॉर्क इस पर भी क्या होगा, अंदर की तरफ इस तरह से होगा। तो इस पर नेट टॉर्क जो हमारे पास आ गया निकल करके, वो F/L, और डायरेक्शन किधर आ गई, अंदर की तरफ आ गई। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो कोई और पॉइंट ले लेता हूँ मैं,
ये तुमने 11 तो पढ़ा होगा, तुम लोगों ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया पता ही नहीं है। एफ और इस पे एफ। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो ये पॉइंट कोई ले लिया हमने, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, तो ये डिस्टेंस तो हमारी कितनी होगी L/2, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ। अब कि हमने वो पॉइंट ये ले लिया, तो ये देखो ये कितनी L/2 - x हो जाएगी। अब मैं इसकी वजह से निकालता हूँ। देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर दिखा रहा हूँ तो अब ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा, ठीक है। तो टॉर्क आप निकालेंगे, टॉर्क इसकी वजह से ये इसको इस पॉइंट ओ के अबाउट, ये हमने कोई और दूसरा पॉइंट ले लिया। अब ये सेंटर, पहले हमने सेंटर लिया था, कोई सा पॉइंट ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो फोर्स इंटू एफ पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। रोटेशन पॉइंट क्या है, ओ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी L/2 + x, L/2 + x, और डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ, क्रॉस करके। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है। इसी तरह से अब इस वाले फोर्स की वजह से निकालता हूँ मैं। इस वाले फोर्स की वजह से अगर मैं निकालूंगा तो ये फोर्स भी क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क की डायरेक्शन इसकी भी अंदर होगी। अब रोटेशन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L/2 - x, तो प्लस आप देखेंगे F इंटू L/2 - x, और इसकी भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो FL/2 और प्लस FL/2 ये तो ऐड हो जाएंगे, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 2FL/2। और आप देखें F इंटू एक्स प्लस का और F इंटू एक्स क्या हो गया माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब भी आप देख रहे हैं कि F इंटू एल, और ये आपके पास ये इस तरह से आ गया। अब ये हमने पॉइंट देखो यहाँ कहीं ले लिया। अब ये कोई भी जनरल होगी, आप कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, वही टॉर्क निकल के क्या आ रहा है जो आपका मिड पॉइंट के अबाउट आ रहा है। और थोड़ा जनरल ले लेते हैं, चलो और थोड़ा जनरल करके दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया ये फोर्स हमने F इधर दिखा दिया, F इधर ले लिया, ये इसका मिड पॉइंट है। अब मैंने पॉइंट इधर कहीं ले लिया, ठीक है नहीं, ये कोई पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं। पहले तो हमने इसी रॉड के ऊपर लिए थे, अब मैंने रॉड के ऊपर ना ले लो, कहोगे कि नहीं आप तो रॉड के ऊपर ही पॉइंट ले रहे हो। रॉड के ऊपर ना ले, इधर इधर कहीं भी ले लो, आप यहाँ इच्छा करें वहाँ ले लो। वैसे इस कंसेप्ट का आपने कई बार यूज किया होगा, लेकिन वो पता ही नहीं लगा होगा कि हमने करा क्या है। अब ये देखो, इसमें इसकी अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने कह दी कितनी, ये तो कितनी है L/2, और ये भी हमारी है L/2, ये इसकी डिस्टेंस यहाँ दो। हमें क्या है कि मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट चलो हम यहाँ से ये डिस्टेंस चलो इतनी x ही ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट के अबाउट आपको देखना है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हमें देखना है तो देखिए आप इसमें टॉर्क अगर आपको निकालना है इसकी वजह से, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन पॉइंट हमने ये लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, वही L/2 + x आ गई। और ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, तो आप देखेंगे टॉर्क जो हमारा निकल के आएगा वो F इंटू एफ पास L/2 + आपका x, और डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ, ये अंदर होगी, ठीक है नहीं। और आप देखेंगे इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस L/2 और ये x ले ली हमने, तो ये L/2 - x आ गई। तो वही सिचुएशन पहले जैसी बन गई बिल्कुल, F इंटू एफ पास L/2 - x। अब भी आप देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो कितना F इंटू एल के इक्वल ही आएगा। तो अब चाहे पॉइंट आप यहाँ मिड पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, कोई भी दुनिया का पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के अबाउट क्या है, सेम टॉर्क निकल करके आता है। तो बस आपको अब ये चीज़ें केवल दिमाग में रखनी है कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी ऐसा हो सकता है, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर नेट फोर्स 0 है देन नेट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकालो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, सेम निकल करके आएगा। समझ में आया? तो ये हमने आपको, ये तुम्हारे रोटेशन मोशन में, SHM में, और आपका क्या नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, 4 जगह ये चीज़ काम आएगी। और भी बीच बीच में आ सकती है, बर्फाव एनर्जी में भी थोड़ा सा काम आता है, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बस ये पॉइंट आप ध्यान रखो, नेट फोर्स अगर 0 है, नेट फोर्स 0 होता है तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पर भी F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, नेट फोर्स 0। यहाँ पर भी वही हमने लिया था, नेट फोर्स 0, यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 होता है, तब एवरी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप इसमें अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हम इसमें देखो,
अगर मान लो कोई बॉडी क्या है, फ्री है रोटेट करने के लिए, फ्री है अगर रोटेट करने की, तो वो हमेशा क्या होगी, अपने सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है। इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, ये सब आपने पॉइंट रोटेशन मोशन में पढ़े होंगे अगर चैप्टर ये पढ़ा होगा तो। इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, वैसे अगर तुम लोगों ने पढ़ा होता तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट देन it will always rotate about a point passing through its center of mass and parallel to torque वेक्टर डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी क्या है, फ्री है रोटेट करने के लिए, यानी वो कहीं पर हिंज नहीं है, यानी जैसे मान लो गेट होता है, गेट हमारा क्या होता है, हिंज होता है, तो वो केवल उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। मान लो गेट का हैंडल पकड़ करके हम घुमाते हैं ऐसे करके, तो आप देख रहे हैं जहाँ पर हिंज होता है वो केवल उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। इसका मतलब वो क्या है, हिंज्ड है। अगर कोई चीज़, जैसे ये पेन है, अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, इस पेन को मैंने ऐसे घुमा दिया, अब ये हवा में अगर घूम रहा है, इसका मतलब ये किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर मास के अबाउट घूमेगा। और आप देख रहे हैं कि और इसकी जो एक्सिस होगी, सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस क्या होगी, टॉर्क वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी हमेशा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये है, इस पर फोर्स मैंने ऐसे लगाया, इस पर फोर्स ऐसे लगाया। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये फ्री है रोटेट करने के लिए, तो पहले तो हम इसका सेंटर मास देखेंगे। मान लो सेंटर मास ये आ गया, तो सेंटर मास से पास होने में, अगर ये पेन था ऐसे घूम रहा है, ये पेन मान लो ऐसे घुमा दिया हमने, मान लो ऐसे फोर्स लगाया और ये ऐसे घुमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूमेगा। और आप देख रहे हैं कि इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो फिंगर्स का कल क्या है, इसके घूमने की, रोटेशन की डायरेक्शन रख देंगे, तो थंब जो होगा वो क्या करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि ये इस एक्सिस के बाद रोटेट करेगा जो थंब की क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी टॉर्क वेक्टर के पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है कि ये इस एक्सिस के बाद, यानी इस तरह से जो एक्सिस पास हो रही है इसके सेंटर मास से, ये इसका सेंटर मास हो गया, सेंटर मास हो गया। और सेंटर मास से तो पास होने वाली बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं, ये हो सकती है, 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 ये भी एक्सिस क्या सेंटर मास से जा रही है, तो ये इन्फाइनाइट एक्सिस हो सकती है। तो वो कौन सी एक्सिस होगी, जो टॉर्क के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो फिंगर्स का कल इसके टॉर्क की डायरेक्शन रख दो, थंब जो होगा वो क्या करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। तो यानी इसका मतलब ये उस एक्सिस के बाद रोटेट करेगा जो सेंटर मास से पास हो रही है, और टॉर्क के क्या है, पैरेलल है। तो टॉर्क के पैरेलल जो एक्सिस होगी इसके अबाउट क्या करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, इसमें रोटेट करेगी। तो ये आपको 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रहने चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहली बात क्या है, अगर ये नेट फोर्स 0 होगा तभी ऐसा हो रहा, तो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स क्या है, सब पे 0 है, और नेट फोर्स 0 तो यही कहानी चलेगी इसमें। तो अगर नेट फोर्स 0 है, देन नेट टॉर्क में और मे नॉट भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं, या यही समझा देता हूँ। अब देखो, हाँ, इफ नेट फोर्स 0 देन नेट टॉर्क, हाँ, अगर मान लो नेट फोर्स 0 तो एक और कंडीशन हो, देन नेट टॉर्क अगर 0 नहीं है, 0 हो गया तब तो इक्विलिब्रियम में आ गई। अगर नेट टॉर्क 0 नहीं है तो हर पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, सेम निकल के आएगा। तो जिसके अबाउट हमें आसान लगेगा निकालना, हम उसी के अबाउट निकाल लेंगे, तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज पे ये है कि अगर कोई बॉडी क्या है, फ्री है रोटेट करने के लिए, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट देन इट विल रोटेट अबाउट, it will always rotate about a point passing through its center mass and parallel to torque vector direction। तो हमेशा अगर कोई बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए, तो वो हमेशा क्या होगा, सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस को रोटेट करेगी और टॉर्क वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। चलो मैं इक्विलिब्रियम वाली कहानी थोड़ा सा आपको यहाँ समझा ही देता हूँ। देखो आप, ये चाहे ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं।
अब ये बहुत काम आने वाले हैं, ये आपको मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें आप देखेंगे कि अगर मान लो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारा इक्विलिब्रियम जो 3 टाइप का होता था, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हमारा क्या होता था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता था। तो अब ये देखो इसमें नेट टॉर, ये उसमें AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है नहीं, तो ये JEE मेन में भी क्वेश्चन शायद AIEEE में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है इसमें। अब इसमें आपने देखा कि नेट फोर्स और नेट टॉर दोनों जीरो हैं, नेट फोर्स और नेट टॉर जीरो, तो इसका मतलब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब हमें बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, ठीक है नहीं, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो देखो आप इसमें इसको समझ लेते हैं। यहीं पे हमने याद करो इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा पढ़ाया था, अगर हम क्या करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं, और बॉडी अगर दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस लौट करके आ गई, अगर दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस लौट करके आ जाती तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, और अगर मान लो दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस लौट करके नहीं आई तो उस कंडीशन में क्या होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। हमने आपको बताया था, तो देखो वही चीज़ है, यहाँ पर मान लो हमने आपसे कह दिया ये इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब इसमें हमारे पास ये कोई डायपोल रखा हुआ है, ये हमने पहले रखा था कौन सा, ये +Q और इधर -Q हमने देखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर इस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, दोनों चीज़ें जीरो हैं, तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बहुत पूछते हैं। अब मैंने इसको क्या है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हम इसको घुमाएंगे, अगर मान लो लीनियर इक्विलिब्रियम होता तो इसको डिस्प्लेस करते थे। अब मैंने इसको घुमा दिया, थोड़ा सा इधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो, मान लो हमने ये ऐसे घुमा दिया, इधर घुमा दिया, ये -Q चार्ज, अगर इधर घुमा दिया तो ये आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ गया +Q, और -Q चार्ज इधर आ गया। अब +Q पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, F = Q/E, इस पर फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, F = Q/E। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको डिस्प्लेस करेंगे, अब जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये दोबारा घूम करके ऐसे वापस आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर दो, अगर इधर भी हम इसको घुमा देते हैं तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, नेगेटिव पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स फिर इसको दोबारा वापस ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप देखें डायपोल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे हम इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो ये दोबारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लौट करके आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये आपके पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये याद कर लेना, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब आपको रटना कैसे, अब इतना थोड़ी नहीं कि हम घुमा रहे हैं क्या, अब इसको थोड़ा समझ लो। जैसे आप ये देख रहे हैं, देखो डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो डायपोल की डायरेक्शन आपके पास इधर की से इधर की तरफ है, P की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो अगर मान लो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको अगर कहीं देखना है, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम देखना है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना, अगर 0 डिग्री है, P की डायरेक्शन इधर है और E की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब तो P और E के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन आप देखेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। देखेंगे इफ द एंगल बिटवीन, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड is zero, then the dipole, अब ये डायरेक्ट याद रखना है, डायपोल will be in stable equilibrium। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो बस आपको एंगल देखना है, P और E क्या है सेम डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे ये देखो, चलो यहाँ देखते हैं, पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं आप। ये 12th में फिजिक्स में ये जितना मैं आपको समझाता चाहूँ, बिल्कुल कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, पर रटा होना चाहिए, इसी में से सब कुछ आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अब की हमने ये -Q था, ये +Q, अब की हमने ये +Q और ये -Q कर दिया। अब ये +Q और ये -Q हमने इस तरह से दिखा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब डायपोल की डायरेक्शन तो इधर हो गई, अब हमने इसको डिस्प्लेस किया, चलो ये इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे तो हमारा -Q चार्ज तो इधर आ गया और +Q चार्ज हमारा इधर आ गया घूम करके, ऐसे हमने घुमा दिया। अब देखो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर की तरफ,
और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ये दोनों फोर्स क्या करें, जैसे ही हम इसको डिस्प्ले करेंगे ये दोनों फोर्स इसको ऐसे घुमाते ही चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस ही लौट करके नहीं आएगा। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस नहीं आया, जैसे हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया वो उसी डायरेक्शन मूव करता हुआ चला गया। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी दैट इज कहने का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन, एंगल देखो, अब देखो डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, यानी पी की डायरेक्शन इधर हो गई, इधर से इधर, और ई की डायरेक्शन इधर है। तो पी और ई के बीच का एंगल अगर क्या है 180 डिग्री है, ठीक है नहीं। पी और ई के बीच में एंगल अगर मान लो आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर कितना है कि एंगल बिटवीन पी डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तब तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अगर मान लो क्या है 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये वाला, ठीक है नहीं। आपको डायपोल उन्होंने दे रखा था, आपसे पूछ लिया था कौन सा इक्विलिब्रियम है। पहली बात तो देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, नेट फोर्स और नेट टाउ 0 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं नेट इस सिचुएशन में रख देते हैं, नेट फोर्स नेट टाउ 0 होता है। अब ये नेट फोर्स और नेट टाउ 0 तो उस कंडीशन में बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। अब इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में अगर मान लो पी और ई के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर पी और ई के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस पे। अच्छा अब देखिए आप इसमें, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि नेट फोर्स अगर 0 होगा तो ये अब 4 पॉइंट बता दिए, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं, अब जो तुम्हारे इसमें डेरिवेशन है 11th में और 12th में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने देख लिया। अब हम इस पर टॉर्क देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको ऐसे घुमा दिया, अब इस पर टॉर्क लगेगा तो ये टॉर्क ही तो इसको वापस लेके आएगा। तो इस डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो टॉर्क हम निकालेंगे, इसको रोटेट करवाने में कितना बर्डन करना पड़ेगा बर्डन निकालेंगे, पोटेंशियल। ये तीनों चीज़ें तुम्हारे क्या है बोर्ड में भी है और कॉम्पिटिशन में भी है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो हमसे फ़ोन करके पूछ लेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, तो हम फिर आपको अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, चीज़ों को दोबारा डिस्कस कर देंगे जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपको याद करनी है बिल्कुल ढंग से। अब देखिए आप इसमें, ये हमारा कंसेप्ट इसमें हो गया। अब हम देखते हैं टॉर्क। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखिए अब टॉर्क ऑन ए डायपोल, टॉर्क ये डेरिवेशन है तुम्हारे बोर्ड में, वैसे ये सारी चीज़ें पीछे की आती होंगी तभी ये कर पाओगे। टॉर्क ऑन ए डायपोल, डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल से है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए आप इसमें, ये हमारा डायपोल है, तो सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ये ई है, अब इसमें हमने एक डायपोल रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से रोटेट करवा दिया इस सिचुएशन में। अब हमें इस पर टॉर्क निकालना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह से हमने इसको घुमा दिया है, इसकी लेंथ हमने कितनी 12 ले ली। अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज पे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F = Q × E, और ये माइनस क्यू चार्ज पे आप देख रहे हैं फोर्स इधर की तरफ लगेगा Q × E, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं कि देखो ये हमारा जो डायपोल है वो हिंज नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, हिंज का मतलब कहीं पे फिक्स हो किसी उससे एक्सिस के अबाउट, जैसे गेट हमारा होती है, विंडो होती है, वो क्या होती है एक एक्सिस के अबाउट फिक्स होती हैं, तो वो क्या कहलाता है कि भाई हिंज्ड होते हैं। अगर हिंज नहीं है, वैसे तो अगर हिंज नहीं है तो उस कंडीशन में फ्री होगा। तो आप देख रहे हैं ये डायपोल जो वो हमारा क्या फ्री है, तो हम ये जानते हैं कि अगर मान लो कोई बॉडी क्या है फ्री है, तो वो हमेशा क्या होगी सेंटर मास के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी, और टॉर्क के क्या होगी हमेशा पैरेलल होगी। तो आप देख रहे हैं ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये ऐसे घूमेगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे होगी। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी जो होगी वो क्या होगी सेंटर मास के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। मान लो सेंटर मास हमने ये ले लिया
और आप देख रहे हैं एक्सिस कौन सी होगी, इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसका रोटेशन होगा, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ इस तरह से आएगी। यहाँ पर समझ में आया, ये ध्यान देना है चीज़ों पर। अब देखिए आप इसमें, अब हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो बस हमें पता लग गया। अब हमने आपको बताया था कि अगर नेट फोर्स 0 होता है तो नेट टॉर्क जो होगा वो एवरी पॉइंट, दुनिया में कोई सा भी पॉइंट हो, हर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। तो अब चाहे तो नेट टॉर्क में ओ के अबाउट निकालूं, चाहे नेट टॉर्क में इसके अबाउट निकालूं, चाहे इसके अबाउट निकालूं, चाहे इसके अबाउट, किसी के अबाउट निकालूं, सबके अबाउट क्या होगा, सेम निकल के आए। क्योंकि इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना आपको दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो किसी के अबाउट आप निकाल लो, जिसके अबाउट आपको आसान लगता है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर मास के अबाउट निकाल लेता हूँ, ठीक है नहीं। तो देखिए आप इसमें ये थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें लिख लेना अपने आप। अ डायपोल ऑफ चार्ज प्लस चार्ज q and length 2l is placed in a uniform electric field E making an angle theta from electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। देन ये इतनी लाइन लिखना है जो मैंने आपको बताया। देन टॉर्क ऑन द डायपोल, तो टॉर्क निकालते हैं हम डायपोल को। देखिए आप इसमें टॉर्क, अब ये ओ पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं, ओ के अबाउट निकाल रहे हैं। तो देखो ये फोर्स, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। तो आप देखेंगे, देखो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली हो गई। तो ये हम देख सकते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये भी हमारा थीटा। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये यहाँ से तक एल हो जाएगी। तो सेंटर मास के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, ये हमने एल साइन थीटा ये इस तरह से दिखाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, इसकी अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स ही होगी, रोटेशन पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गई। ये एंगल अगर थीटा है तो आप देख रहे हैं ये भी एंगल कितना थीटा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, ये डिस्टेंस भी कितनी, एल साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो देखो टॉर्क क्या हो गया, फोर्स, ये हो गया फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। और ये इसको कैसे घुमाएगा, ये अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी। तो आप देख रहे हैं कि एफ इंटू आपके पास एल साइन थीटा, और प्लस ये भी इसको ऐसे ही घुमाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो एफ इंटू आपके पास एल साइन थीटा करके आप दिखा सकते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, दैट इज टॉ इक्वल टू आपके पास किसका आ जाएगा, 2f l और ये आपके पास साइन थीटा के। एफ की वैल्यू रख देते हैं, एफ इक्वल टू किसके होता है, q इंटू ई के दे रखा है, q इंटू ई और इंटू एल, और ये आपके पास साइन थीटा के इक्वल आ गया। दैट इज टॉर्क आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो p डायपोल मोमेंट क्या होता है, p इक्वल टू आपके पास 2ql, q इंटू 2l होगा, 2l इसकी लेन दे रखी है, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस। तो ये 2ql की जगह तो मैं p लिख सकता हूँ, 2ql इसकी जगह p लिख देता हूँ। तो p e और ये आपके पास साइन थीटा के इक्वल आ गया। ये हमारा नेगेटिव निकल करके आया टॉर्क का, ठीक है। अब ये नेगेटिव निकल के आ गया। अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है, देखो p और e, ए बी साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा कि ए बी साइन थीटा क्या होता था वेक्टर में, ए क्रॉस बी, और ए बी कॉस थीटा क्या होता था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं पी साइन थीटा, तो इसको हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, पी क्रॉस ई लिखें या ई क्रॉस पी। तो इसमें आपको देखो पी क्रॉस ई लिखना है या ई क्रॉस पी लिखना है, वो आपको टॉर्क बताएगा, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की, वही टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब देखो कैसे हमें पता लगेगा, पी क्रॉस ई लिखें या ई क्रॉस पी लिखें। तो आप देख रहे हैं कि इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन अंदर है, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर है, तो इसका मतलब पी क्रॉस ई की भी डायरेक्शन क्या है, अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ई क्रॉस पी या पी क्रॉस ई की डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो देखो पी की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो पी की डायरेक्शन इधर हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इसका मतलब क्या है कि टॉर्क के इसकी डायरेक्शन के पैरेलल आना चाहिए, तो इसका मतलब पी से ई की तरफ हम फिंगर्स कर रखे हैं, तो पी क्रॉस ई भी अंदर आया, ई क्रॉस पी अगर करेंगे ई से पी की तरफ, ई क्रॉस पी की डायरेक्शन क्या आ गई, बाहर की तरफ आ गई, जबकि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब ई क्रॉस पी आप नहीं लिख सकते हैं, इसको पी क्रॉस ई लिखेंगे, क्योंकि पी क्रॉस ई की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब पी क्रॉस ई और टॉर्क की डायरेक्शन क्या अंदर की तरफ है, तभी आप इसको लिख सकते हो। तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, टॉ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, इसका मतलब ये इस तरह से पी क्रॉस ई लिखेंगे, ना कि ई क्रॉस पी, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तभी तो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना, तभी तो आप लिख सकते हैं ई क्रॉस पी लिखेंगे तो डायरेक्शन क्या होंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म में आपको अगर इसको लिखना है
तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, डायरेक्शन आपको अलग से निकालनी है, तो आप इस तरह से इसको दिखा देंगे। तो टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये निकल के आ गया। अगर कोई बच्चा किसी और, जैसे मान लो कोई बच्चा इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, निकाल कर देख भी लेना, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो इस वाले फोर्स की बेस। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे, देखो तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन के सेम होनी चाहिए। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो जिधर रोटेट कर रहा है फिंगर्स का कर्ल उधर रख दो, और थंब जो होगा वो क्या करेगा, आपको टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो 11th में तो ये कहीं लिख लेना आपने, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा। ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है 11th में, ठीक है नहीं, तो 11th तो करी नहीं तुम लोगों ने। तो इसमें देखिए आप, ठीक है, हाँ, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। और ये हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड हमारा इस तरह है। हाँ, कोई बच्चा अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहता है तब भी आप देख रहे हैं टॉर्क वही आएगा। इसके अबाउट बहुत सी जगह क्या होगा, इसके अबाउट निकाल देते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि नेट फोर्स 0 है, तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। चाहे इसके अबाउट निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, किसी के अबाउट निकालो, सबके अबाउट सेम आएगा। तो कहीं हो सकता है कि बुक में आपको इसके अबाउट निकाल दिया हो, तब भी आपके पास आंसर वही आना निकल कर, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से हम क्या करें, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसमें, चलो कुछ इस पर क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। अच्छा बच्चों, एक चीज़ थोड़ा सा रह गई, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया था इस तरह से, डायपोल ये -q और ये +q, ये थोड़ा सा मैंने शायद लिखवाया नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा शायद, वेक्टर फॉर्म वाला। जैसे इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो हमारा फार्मूला क्या निकल करके आया था, डायपोल की बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो E = 1/4πε0 और 2p अपॉन आपके पास r³ क्या आया था, ये तो आया था फार्मूला। ये हमने खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखवा दी थी मैंने, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिखवाया था। तो इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, इसकी आपको कहीं जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में एक्सिस के किसी पॉइंट पर आप देखते हैं कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती थी नहीं। तो अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में, ये वहीं लिख लेना फार्मूला, इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये 1/4πε0 और ये p वेक्टर अपॉन आपके पास r³ करके, ये वेक्टर फॉर्म में आप भी आप फार्मूला वहीं लिख लेना एक्सिस पे। ये शायद मैंने नहीं लिखवाया था। इसका मतलब क्या हो गया, जो डायपोल की डायरेक्शन है वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी शायद नहीं लिखवाया था, इसको भी लिख लेना आप फार्मूले को। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने पूछा था, ये -q और ये आपके पास +q, और ये पॉइंट हमने p ले लिया था। यहाँ पर देखा तो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर आई थी, और डायपोल की डायरेक्शन हमारी क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये इधर की तरफ थी। तो आपने यहाँ पर फार्मूला मैग्नीट्यूड खाली इस तरह से निकाला था, 1/4πε0 और ये p अपॉन आपके पास r³ आया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो डायपोल की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो इसमें आपको माइनस साइन दिखाना पड़ेगा, -1/4πε0 p वेक्टर अपॉन आपके पास r³ आएगा। तो ये b फार्मूला आप वहाँ पे लिख लेना जहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म वाला इस तरह से फार्मूला लिख लेना। तो इसमें आप देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस साइन लगा है उसका मतलब क्या है, उसके अपोजिट होगी, और प्लस साइन का मतलब क्या है, जो डायपोल की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर फॉर्म वाले भी फार्मूले वहीं पे लिखना है, ये शायद मैंने नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको नोट कर लेना। चलो अब क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आज जो मैंने आपको पढ़ाई हैं इन पे बहुत ढंग से फोकस करना है, ये आगे भी काम आएंगी। अब जो आगे के लेक्चर हैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, समझ आया नहीं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितना मैं आपको लिखवाता हूँ सारा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे तुमसे, ठीक है। और किसी को दिक्कत आती है तो फ़ोन करके पूछ सकते हो आप। चलो आज लेक्चर ख़त्म करते हैं।